अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। सबसे पहले आपको बताएं कि एक अहम डील जिसकी बहुत देर से सबको एक उम्मीद थी कि हो जाए या नहीं हो, कुछ खदशात भी थे, बहरहाल वो डील साइन हो गई है। और बल्कि आप यूँ कह लें कि एक MOU साइन हो गया है, जंगबंदी बाज़ाब्ता तौर पर हो गई है और उसके बाद अब मुज़ाकरात को दोबारा से मौका दिया जाएगा। तो ईरान और अमेरिका डील के दरमियान क्या कुछ होता रहा, शहबाज शरीफ साहब ने भी दस्तखत कर दिए और इससे पाकिस्तान को आगे क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जी इमरान खान साहब के अहम केसेस की समाअत थी, इन केसेस का अहवाल आपको बताएंगे। जलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू इंपॉर्टेंट थी, उस पर भी बात होगी। और फिर शिजा फातिमा साहिबा जो कि IT मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से एक खौफनाक बिल जो मुतारिफ कराया गया और जिसके ऊपर मीडिया में अब काफ़ी शोर मच चुका है, उसके ऊपर भी कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी बहुत अवेटेड जिसको कहा जाए कि मेमोरेंडम जिसका साइन होना था एक स्विट्ज़रलैंड में तकरीब के दौरान, लेकिन बहरहाल ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के ऊपर तकरीब जो है वो मुंतज हुई और एक अहम सिग्नेचर तो हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तरफ से भी ये जो सिग्नेचर्स हैं वो कर दिए गए हैं। इसका नाम इस्लामाबाद मेमोरेंडम है ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और ये जो यानी मुआहदा साइन हुआ है एक तरह का, ये बेसिकली एक 60 रोज़ा आप कह लें कि जंग बंदी को रिटन फॉर्म में कर दिया गया है। इसका मकसद ये है कि अब दोनों ममालिक एक दूसरे पे हमले नहीं करेंगे और कुछ मज़ीद चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ है, जिसके बाद फिर ऑनवर्ड्स जो ज़्यादा इनके कुछ मामलात हैं जिनके ऊपर इन्हें तवील मुज़ाकरात की ज़रूरत है, उसके लिए एक माहौल प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसकी अगर आप सीधा सीधा निकात देखें तो जाहिर है, एक तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ थी उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जी आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए, तो वो ईरान आमादा हो गया कि वो खोल देगा और इब्तदाई तौर पर अभी कोई इसके ऊपर टैक्स भी नहीं लेगा। इसके अलावा जो ये बात थी कि अमेरिका जो है वो नाकाबंदी ख़त्म करे ईरान की, तो वो नाकाबंदी ज़ाहिर ख़त्म करने पर अग्री कर गया। अब नाकाबंदी ख़त्म हो जाएगी जिसकी वजह से ईरान को माशी तौर पर जो है मफलूज किया जा रहा था। और इसके साथ जो कुछ बेनिफिट्स ईरान हासिल करने में कामयाब हुआ है, एक तो इसके मरहलावार जो असासे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जो मुंजमद थे, उन असासों को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो काफ़ी ईरान को फ़ायदा होगा। इस मद में भी ज़ाहिर है कि उनके डॉलर्स जो कि काफ़ी बड़ी मिकदार में हैं, वो जब रिलीज़ होंगे तो माशी तौर पर ईरान की जो इकॉनमी है उसको यकीनी स्टेबलाइजेशन मिलेगी। इसके साथ साथ जो जंगी नुकसान हुआ है ज़ाहिर है वो भी पूरा करने में उसको मदद मिलेगी। और फिर उसके बाद जो अहम मामला था एक और, यानी कि ईरान के जौहरी असासों से मुतालिक, तो उसके ऊपर भी ये तय पाया है। अभी स्टेटमेंट्स तो ये दे रहे हैं अमेरिका वाले कि जनाब बिल्कुल ईरान जो है वो किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं लेगा, ना उस हवाले से यूरेनियम को अफजूदा करेगा और ना कोई इस सिलसिले में किसी पेशरफ्त के ऊपर जाएगा। लेकिन जाहिर है ये एक ज़रा लंबा मामला है, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि आगे चल के मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। बेसिकली ये वो नुक्ता था जिस पर ऑलरेडी मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन उसी दौरान फिर ईरान पर हमला कर दिया गया था, तो फिर मुज़ाकरात तो सारे टाइम फिश हो गए थे। तो बहरहाल इसके ऊपर अभी फर्दर नेगोशिएशंस चलती रहेंगी, लेकिन ओवरऑल ये है कि फ़िलहाल जो जंग बंदी वाला मामला है उसको एक हतमी शक्ल दे दी गई है। काफ़ी इस बात के खदशात मौजूद थे कि इस मुआहदे के अंदर भी रुकावट डाली जाएगी और कुछ कोशिशें तो इसराइल की तरफ से जारी थी, क्योंकि मीनवाइल भी वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करता रहा। कभी लेबनान में, कभी गाज़ा में हमले हो रहे थे, बल्कि एक आध दफ़ा तो बीच में ईरान के साथ भी मामला ख़राब हो गया था। लेकिन बहरहाल ये कि कुछ मेचॉरिटी का सबूत दिया गया। कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको डांट डपट की कि भाई बाज आओ, और कुछ पाकिस्तान ने भी कोशिश की, कुछ दीगर सालिस भी एंटर हो गए पूरे मरहले में, और फिर इस तरह सबकी कंट्रीब्यूशन से ये मुआहदा जो है वो अंजाम पर अपने पहुंचा। अब हालत ये है कि जनाब इस वक्त इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ पे नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा यकीनी तारीख़ी संग मील है। ज़ाहिर है एज़ पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, यहाँ पे नाम तो ये आएगा कि पाकिस्तान ने सालसी की, तो इस लिहाज से ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छी आप कह लें कि तारीख़ में याद है कि उसने एक बड़ा संग मील अबूर किया।
एक तरफ से मैंने जैसे आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हुए। अच्छा, इसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है कि आखिर बाकायदा एक तकरीब मुनक़िद करके उसमें क्यों सिग्नेचर नहीं किए गए। तो इसके हवाले से दो मुख्तलिफ इत्तलात आ रही हैं। एक तो ये कि आगे मरहले में किसी जगह पर जाकर हो सकता है कि बाकायदा इस तरह की कोई तकरीब मुनक़िद हो भी जाए, लेकिन इब्तदाई तौर पर यह पता चल रहा है कि ईरान ने इस बात के लिए कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं की, ज़्यादा उन्होंने इसको अहमियत नहीं दी कि बाकायदा अमेरिका के साथ खड़े होकर, अमेरिकी हुक्काम के साथ खड़े होकर कोई ऐसा मुआहदा साइन किया जाए। ये भी खबर आई है कि उनको इस बात पे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जनाब ज़ाहिर है जब आप आमने सामने बैठ के मुआहदा करते हैं तो इस सूरत में आपको फिर दिखाने के लिए ही सही कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और उन फॉर्मेलिटीज़ की वजह से हाथ भी मिलाना पड़ता है, मुस्कुराना भी पड़ता है, ऐसे शो करना पड़ता है कि जैसे जी बड़े खुले दिल के साथ सारी चीज़ें भुला कर आगे बढ़ गए हैं वगैरह वगैरह। तो ईरान इस बात के लिए तैयार नहीं था। ईरान को लगता है कि जो अमेरिका ने अटैक किए और ख़ासतौर पर मिनाब में जो उन्होंने स्कूल की बच्चियां शहीद की और फिर उनके जो आयतुल्लाह ख़ामेनी सुप्रीम लीडर थे उनकी शहादत हुई, कई और शहादतें हुई, तो वो ये समझते हैं कि ठीक है उन्होंने एक वसीतर जंगबंदी ज़ाहिर करनी थी अपने कौम के लिए, लेकिन वो ये समझते हैं कि वो मुनासिब नहीं समझते कि उन्हीं कातिलों के साथ वो जाके हाथ मिलाएं और मुस्कुराते हुए सिग्नेचर करें। मुझे उनकी इस बात ने बड़ा इंस्पायर किया है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं। मतलब ईरान जो है ये एक मुनफरिद नेशन मुझे दुनिया की नज़र आती है कि जिसमें इतनी रेजिलियंस भी है, जिसमें इतनी खुदी है, जिसमें इतनी खुद एतमादी है और जिसमें एक अलग किस्म का आज़मो जज्बा आपको नज़र आता है। बहुत कम ऐसा हम देखते हैं कि इस लेवल पर आप इतनी सेंसिटिविटी से अपने लोगों के लिए दर्द रखते हैं, अपने मासूम बच्चों के लिए, अपने लीडर्स के लिए, कि उनको जिन्होंने शहीद किया है हम उनके साथ हाथ मिलाकर उस तरह मुस्कुरा कर खड़े नहीं हो सकते। तो मुझे काफ़ी उनकी ये बात जो थी इसने इंस्पायर किया कि अब जाहिर है हमेशा आप जंग तो नहीं लड़ सकते और मज़ीद लोगों को तो जंग का ईंधन नहीं बनाना चाहते, उस इंटरेस्ट में आपने एक सिग्नेचर ज़रूर की है जंगबंदी पर। लेकिन दिस इज़ द थिंग कि आपने उनकी जो आपके साथ लोग खड़े थे पहले उनकी कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की, ये बहुत बड़ी बात है। इससे मुझे अचानक एक बात याद आ गई, हालांकि शायद कुछ लोग कहें कि ये एक मिसमैच एग्जाम्पल है, लेकिन मैं ये सोचने लगी कि अक्सर जो पीटीआई के सोशल मीडिया वर्कर्स हैं वो इस बात पे बड़ा बुरा मान रहे होते हैं कि जो इनके ओहदेदारान हैं वो इस हुकूमत के साथ, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग हुकूमत के जिनके ऊपर बराह रास्त वो समझते हैं कि ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने 26 नवंबर का मामला किया या इमरान ख़ान को तकलीफ़ें पहुंचाने के ऊपर जो बराह रास्त मुलविस हैं, जो 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो है उनका अपना एक स्टांस है उसके हवाले से, तो वो ये समझते हैं कि इतने लोगों की जानें भी गई हैं, लोग माजूर हो गए हैं, इतनी तकलीफ़ें लोगों ने उठाई हैं, सब कुछ हुआ है। तो वो जिन लोगों को इसका ज़िम्मेदार समझते हैं वो नहीं चाहते कि हमारे लीडर्स उनके साथ हंस हंस कर मिलें, उनसे बातें करें या उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाएं मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए। तो वो इस बात पे बड़ी तनकीद करते हैं। इस पे बहुत से लोग उनको भी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि देखें जी ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये कहते हैं कि जी एक रवादारी होती है सियासी और उसके ऊपर आप जो है वो इस हद तक नहीं जाते, तो ये भी एक ओपिनियन मौजूद होता है। लेकिन वो उस लेवल से उसको आगे देखते हैं, वो कहते हैं हम नहीं किसी रवादारी को मानते, कि रवादारी हम नहीं दिखानी है कि हमारे बंदे भी आप शहीद कर दें और उसके बाद आपके साथ मुस्कुरा के भी हमें ही मिलना है क्योंकि जी हमने रवादारी दिखानी है। आपने कौन सी सियासी रवादारी दिखाई? क्या आपने ये सियासी रवादारी दिखाई है कि इमरान खान तो इमरान खान, उसकी बीवी को आपने मुकदमात करके जेल में डाला हुआ है? ये सियासी रवादारी है आपकी कि इतने हज़ारों आपके जो सियासी वर्कर्स हैं वो कैद में हैं? ये सियासी रवादारी है? उनकी एक सूबे में गवर्नमेंट है जिसके ऊपर हर वक्त आप तलवार लटकाए फिरते हैं और उसके वज़ीर आला के साथ जो आप करते हैं सड़कों पर, उसको ख्वार करते हैं, उसको आने जाने में रुकावटें डालते हैं, यह आपकी सियासी रवादारी है। तो आप तो उनको कहीं पे सियासत की स्पेस तक नहीं दे रहे, ये आपकी सियासी रवादारी है। तो फिर आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी उनके जो लीडर्स हैं वो आपके साथ सियासी रवादारी का मुजाहरा करें और वही करते ही चले जाएं। तो ये उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें अपना उनका एक वज़न है। मैं कल भी देख रही थी, लतीफ़ खोसा साहब पे भी बड़ी तनकीद हो रही थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सरफराज डोगर साहब के बेटे का शायद वलीमा था, शादी की तकरीब थी, उसमें जहां PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग शरीक हुए, वहीं PTI के भी चंद जो लीडर्स थे उन्होंने भी शिरकत की।
और लतीफ़ खोसा साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। कल उनसे किसी ने इस बारे में सवाल किया कि जी आप उनकी शादी में गए हुए थे शरीक होकर और बड़ा आप वहाँ पे इज़हार यकजहती कर रहे थे, तो इस पे तो बड़ी तनकीद होती है। तो उन्होंने कहा कि देखें जी उनके साथ एक अलग से मेरा ताल्लुक़ है और मैं सियासी मामलात में जो है वो ताल्लुक़ बीच में नहीं लाता और ये वो, तो वो इस तरह की तौजीहात पेश कर रहे थे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि अगर आप अपने ज़ाती ताल्लुक़ ही निभाते रहेंगे ऐसे मौक़ों पर, आप देखें सरफराज डोगर साहब इस वक्त क्या किरदार अदा कर रहे हैं। सरफराज डोगर साहब इस वक्त इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए बराह रास्त एक रुकावट बने हुए हैं, ठीक है ना, जो उनकी रिहाई में रुकावट बने हुए हैं एक तरह से, क्योंकि ना उनके केसेस लगाने देते हैं, लगाएं तो उनको तवालत का शिकार करते हैं, फिर भी अगर तवालत भी किसी तरह ख़त्म हो तो उसमें जो कुछ वो कर रहे हैं उन केसेस के लिए, तो वो किसको नहीं मालूम है। तो वहाँ पर आपको एक जानिब आप ये कहते हैं कि इमरान खान आपके लीडर हैं और आप कहते हैं कि इमरान खान से ज़्यादती हो रही है और आप कहते हैं इमरान खान से बड़ी मोहब्बत है, तो दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान को जो तकलीफ़ पहुँचाने वाले लोग हैं उनके साथ आप कहते हैं कि मेरे ताल्लुकात वैसे ही नॉर्मल चलेंगे, उसमें कोई जो है वो कमी बेशी नहीं आएगी। तो ये तो मुझे बड़ी मुनाफ़क़त सी लगती है वैसे ऑनेस्टली मेरे लिए तो ये काफ़ी समझना मुश्किल है कि अगर मेरा कोई अज़ीज़, मेरा कोई प्यारा अगर किसी वजह से, किसी शख्स की वजह से तकलीफ़ में है, तो मैं उस शख्स के आगे अगर किसी वजह से पेश होने पर मजबूर भी हूँ कि वो किसी ओहदे पे है, तो मैं ये तो नहीं कर सकती कि अदरवाइज़ मेरे उसके साथ सोशल ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह चलते रहेंगे। मेरे लिए तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि वो इस तरह ही करेंगे। बहरहाल जी जो ईरान डील की तरफ मैं वापस चली जाऊँ, एक दो चीज़ें उसमें रहती हैं। एक तो ये कि ये खबरें आ रही थी कि स्विट्ज़रलैंड जाएंगे शहबाज शरीफ साहब और वहाँ जाकर वो साइन करेंगे MOU, लेकिन अब लग रहा है कि उनका दौरा खिटाई में पड़ गया। वजह यह है कि सिग्नेचर तो हो गए, तो अब तो जाने का कोई समझ नहीं आता कि मकसद क्या है। कुछ लोग कह रहे नहीं अभी होल्ड पे है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद अब नहीं जाएंगे क्योंकि अब कोई ज़रूरत बाकी नज़र नहीं आ रही। जब सिग्नेचर ही हो गए तो फिर वहाँ पे अब क्या लेने जाना है। लेकिन कुछ लोग अभी भी हुकूमत के समझते हैं कि नहीं, फील्ड मार्शल साहब और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो दोनों जाएंगे। फिर इस पे भी एक बड़ी डिस्कशन थी कि जनाब MOU पर साइन अगर शहबाज शरीफ साहब करेंगे तो सारी इंपॉर्टेंस तो उन्हें मिल जाएगी, जबकि कोशिशें सारी जो थी वो पीछे फील्ड मार्शल की थी। तो अभी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो लीगी टाउट्स हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं उनके दरमियान भी आपको एक नज़र आएगी क्रेडिट की जंग के नहीं जी उनका सारा काम है, वो तो बस सिग्नेचर ही कर सकते थे, क्योंकि ज़ाहिर है ज़ाहिर देखने में तो वही सरबराह है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान के, तो ज़ाहिर है उन्हें करने हैं, वरना सबको पता है कि पीछे जो असल में परफॉर्मेंस थी वो किसकी थी। तो ये तो अब बीच में जो है वो चलता रहेगा। इसी हवाले से बल्कि शहबाज शरीफ साहब भी इतने कन्फ्यूज़ थे माशाल्लाह, इस मामले पर भी उन्होंने चूकने का जो अपनी रिवायत है वो बरकरार रखी कि पहले एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि जी मैं जा रहा हूँ सिग्नेचर करने के लिए ये वो, बाद में फिर उसको डिलीट किया उस पार्ट को जो जाने से मुतालिक था, और उसके बाद सिर्फ मुबारकबाद दी, फिर बाद में पता नहीं कोई तीसरा भी उसका वर्जन आया। तो कहने का मतलब ये है कि आप चीफ एग्जेक्टिव हैं तो आप इतनी कन्फ्यूज्ड किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं, तो ये बड़ा एक शर्मनाक सा मामला था मेरे हिसाब से। इस मामले को गौर से देखा जाना चाहिए कि उनका ट्विटर हैंडल कौन यूज़ करता है, और जब तक कोई कंफर्मेशन ना हो चीज़ों की तो इतनी जल्दी क्या है भाई, इजी हो जाए और पहले ज़रा देख लें कि क्या होने जा रहा है, किस तरह होने जा रहा है, जो भी मालूमात है उसके मुताबिक लोगों को इन्फॉर्म करें। ये थोड़ा सा बदमज़ा करता है जायका कि जनाब आप पहले एक ट्वीट करें और ऐसा उससे तासुर जाता है कि आपको पता ही कुछ नहीं है, और जैसे आपको कहा जाता है कभी आप कुछ कर देते हैं कभी कुछ ट्वीट कर देते हैं। तो बहरहाल ये जो है वो सारा वक्त चलता रहा। अच्छा जी, चूँकि सरफराज डोगर साहब की मैं बात कर रही थी तो उसके ऊपर अच्छा बाय द वे ईरान डील के साथ ये मुतालबा बड़ा ज़ोर पकड़ गया है कि कम से कम 100-150 रुपए लीटर जो है फ्यूल के प्राइस में कमी होनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। तो अब कल जुमा है, देखते हैं कि कल कितना फ्यूल सस्ता होता है। ख़बरें आ रही हैं कि जी कुछ अच्छी खुशखबरी मिलेगी। मैं कोई 100-150 की तो वैसे उम्मीद नहीं लगा रही, मेरा अंदाज़ा ये है कि 5-4 रुपये से तो नहीं अब कम करेंगे, थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि जी 100-150 ही कम कर देंगे तो मुझे माजरत के साथ इतनी कमी नज़र नहीं आ रही। बाकी देखते हैं, अल्लाह करे कि कोई इनको अकल आए और ये आवाम को ज़्यादा रिलीफ दें। उसका सियासी फ़ायदा भी इन्हें होगा, ज़ाहिर सी बात है। एक प्रेशर जो है हुकूमत पर माशी
दबाव जो है उसकी वजह से लोग इन पे हर वक्त तनकीद कर रहे हैं। तो अगर 100 रुपये तक नीचे जाती हैं प्राइस तो उससे कुछ रिलीफ मिले आवाम को, तो कम से कम कुछ तो लोग कहें कि हाँ भाई इन्होंने वाकई जंग की वजह से प्राइस बढ़ाए थे, अब जंग ख़त्म हुई है तो प्राइस नीचे आए हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने, इस हुकूमत ने जंग में फ़ायदा उठाने की कोशिश की और एक्स्ट्रा जो थे वो प्राइस बढ़ाए और उसमें पेट्रोलियम लेवी ज़्यादा लेकर अपना जो शॉर्टफॉल था रेवेन्यू का वो पूरा किया, और उसका उन्होंने बरमला इतराफ़ भी किया मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। तो उससे तो मुझे नहीं लग रहा कि ये अभी कुछ बहुत ज़्यादा प्राइस को नीचे ले आएंगे। हाँ, कुछ ना कुछ नॉर्मल से ज़्यादा कर देंगे ताकि लोग जो है वो इसके ऊपर थोड़े बहुत मुतमईन हो सकें। बाकी देखते हैं। इसके अलावा जी इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन जुमेरात भी हुआ करता था, 6 लोग आज भी पहुंचे, किसी की मुलाकात नहीं हुई। वो वापस आ गए दागल नाके से। बुशरा बीबी साहिबा की भी इवन मुलाकातें नहीं हुई, ना मंगल को हुई हैं उनकी फैमिली से मुलाकात और ना ही उनकी थर्सडे को मुलाकात हुई है। पहले ये कहा गया था कि उनका फैमिली का जो दिन है वो चेंज किया जा रहा है, मंगल के बजाय अब थर्सडे को उनकी फैमिली मिल सकेगी। लेकिन अभी जो खबर आई है अभी तक उनकी फैमिली को भी जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। तो पहले तो ये बहाना था कि जनाब सियासी गुफ्तगू होती है, अब इमरान खान साहब के ऊपर भी यही बहाना था। तो ये कह के इमरान खान की जो मुलाकातें थी वो बंद कर दी गई थी, अब तो नहीं कोई गुफ्तगू हो रही। फिर कहा गया कि जी बुशरा बीबी की क्यों बंद है, भाई वो तो नहीं गुफ्तगू करती। फिर कहा गया नहीं जी उनकी फैमिली के थ्रू जो है वो ट्वीट आ जाता है ये वो। फिर लास्ट टाइम इवन ये भी फॉलो किया गया कि बुशरा बीबी साहिबा की भी मुलाकात के बाद किसी ने कोई ट्वीट नहीं की, कोई गुफ्तगू जो है वो मीडिया पर नहीं शेयर की गई। इसके बावजूद भी अगले 2 हफ्ते बुशरा बीबी की कोई मुलाकात उनकी फैमिली से नहीं कराई गई। तो आपको इस बात का जवाब देना पसंद करेगा कि अब क्या तकलीफ़ है, अब बुशरा बीबी की मुलाकात क्यों नहीं हो रही? तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर बिल्कुल हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। और इसी बात का इनको खौफ भी आता है कि जो कुछ हम कर बैठे हैं, जो सलूक हमने किया है, ये हमारे साथ पलट के वापस आएगा तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसलिए भी ये कोई मुफाहमत नहीं करना चाहते इमरान खान से कि उसे मौका मिला अगर अब की बार तो फिर हमारा क्या होगा। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान कोई इंतकामी कार्रवाई करने वाला बंदा है नहीं, लेकिन इनके जहन में तो ये खौफ है ना, जिन्होंने खुद किए होते हैं उनको पता होता है कि हम क्या क्या कर बैठे हैं। तो इसलिए उन्हें पता होता है कि खौफ तो फिर होता है ना, जब आप गलत काम करते हैं, जुल्म करते हैं, तो पता होता है कि हम क्या क्या कर बैठे हैं, तो फिर खौफ तो आपको घेरे रखता है। तो ये अपने ही खौफ में दबे हुए हैं। हालांकि उस बंदे ने पता नहीं कुछ कहना है या नहीं कहना, लेकिन इन्होंने अपने खौफ से मर जाना है। अलीमा खान साहिबा ने भी अहम गुफ्तगू की है। जब उन्हें ये पता चला है कि बजट पेश होने जा रहा है तो उन्होंने कहा कि उनके ख्याल से बजट पेश नहीं होना चाहिए जब तक इमरान खान से मुलाकात ना हो। तो वो अपने स्टांस पे काफ़ी फर्म हैं कि सुहेल आफरीदी को ये शर्त रखनी चाहिए कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी जब तक बजट नहीं पास होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं उनकी एक अपनी ज़ाहिर है सोच हो सकती है, और एज़ बहन उनके जज्बात भी ज़ाहिर है एक अलग हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पर वो शायद नहीं इसको समझ रही कि ये पॉसिबल नहीं है कि इन्होंने इसका जो बहुत देर तक ये नहीं रोक सकेंगे, बजट को पास करवाना पड़ेगा। और जितना देर से पास करवाएंगे उतनी ज़्यादा फिर और सख्ती जो है वो उधर से भी देखनी पड़ रही होती है। तो अल्टीमेटली बजट तो इनको पास करवाना ही पड़ेगा। अब इसके ऊपर मुझे ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई के साथ जो अभी इनकी लीडरशिप है उसके साथ मज़ीद एक खलीज बढ़ेगी, क्योंकि वो इस बात को ज़रूर रजिस्टर कराएंगी कि जनाब आपने इमरान खान से मुलाकात किए बगैर बजट क्यों पास किया। इसको आप एक बारगेनिंग चिप के तौर पर यूज़ कर सकते थे, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां, वो तो ये करते रहे हैं कोशिश, उन्होंने यही शर्त रखी हुई है, अभी तक भी रखी हुई है। लेकिन आपके सामने ही है कि मुलाकात तो नहीं करवाई गई। इवन अदालतों में भी इस मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो अदालतों में तो जितनी कोशिश की जा सकती है उन्होंने भी की है, अलीमा खान साहिबा भी कर रही हैं, लेकिन नहीं, बात आपको पता है सिस्टम जिस तरह कंट्रोल्ड है। आज भी जो इमरान खान साहब के केसेस थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो तौहीन अदालत वाला मामला था उसके ऊपर नोटिस जारी कर दिए हैं, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भी, एडवोकेट जनरल पंजाब को भी वगैरह। लेकिन जो मेडिकल ग्राउंड्स पर उनकी अस्पताल मुंतकली का मामला था उसके ऊपर उन्होंने कोई पेशरफ्त नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत थी उसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने फिर कहा कि मरकज़ी अपील पर दलाइल दें। तो इस पर सलमान सफदर साहब ने कहा कि भाई मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमें तो इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाना है, लेकिन वकालतनामे हमारे नहीं दस्तखत हो रहे और ना ही हमारी क्लाइंट से मुलाकात हुई है।
तो जो पहला वाला मामला था कि वकालतनामे दस्तखत करवा दें, उसके ऊपर तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया, लेकिन मुलाकात वाले मामले की तरफ वो भी नहीं आए। वहाँ से उन्होंने कहा कि नहीं जी, आपकी मुलाकात तो हमने करा दी थी। उन्होंने कहा थी बुशरा बीबी साहिबा से तो नहीं हुई थी मेरी मुलाकात, तो उन्होंने कहा उस पर उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया, लेकिन वकालतनामे साइन करने पर ऑर्डर कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि ये अदालतें हैं, बस यही कुछ है, इसी जोगी हैं, सबको पता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इन्होंने यही करना है। तो लिहाजा इन अदालतों से मैंने आपको कल ही बात कही थी पिछले व्लॉग में कि नहीं कोई फ़ैसला ऐसा आएगा, क्योंकि पीछे से जब ये फ़ैसला नहीं हुआ कि मुलाकात होनी है तो कोई अदालत से भी फ़ैसला नहीं आएगा। और जब पीछे फ़ैसला हो गया कि मुलाकात होनी है तो फिर किसी अदालत में जाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। फिर दिन हो, रात हो या टाइम हो, कोई भी बात भी हो जाती है, मुलाकात भी हो जाती है। तो यही सूरत हाल जो हमें नज़र आएगी। कुछ चीज़ों और पे भी बात करनी थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।